नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। रातों रात एक बड़ा खेल हो गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अब एनसीपी टूट गई है। पार्टी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अजित पवार अब बीजेपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। इतना ही नहीं, अजित पवार के साथ साथ कई बड़े विधायक ने भी शरद पवार के साथ बगावत कर ली और उनका दामन छोड़ दिया है। हालांकि शरद पवार के साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन अब बारी कांग्रेस की आने वाली। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा तख्ता पलट है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति नहीं, ये तो देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। क्योंकि 2 दिन पहले शरद पवार ने यह घोषणा की थी कि जो लोग पटना में 15 पार्टियां, वो लोग जो मिले थे, वो बेंगलुरु में 13 और 14 तारीख को मिलेंगे। मोदी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाया जाएगा और 2024 में मोदी को हराया जाएगा। लेकिन रात भर फोन का सिलसिला जारी रहा। शरद पवार को फोन करने वालों में से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तमाम बड़े बड़े लीडर्स वो फोन कर रहे हैं। क्यों फोन कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि सांत्वना देने के लिए, क्योंकि खेल सबको समझ में आ गया है। और वो खेल ये है कि 14 तारीख से पहले कहीं शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के गोद में ना बैठ जाए। सोनिया गांधी से बेहतर कोई नहीं जानता कि हिंदुस्तान की राजनीति में घंटे घंटे पलटी मारने वाला अगर कोई है तो वो शरद पवार है। आप देखिए, शरद पवार ने जब पहली बार सरकार बनाई, इसी तरीके से पार्टी को, खुद की पार्टी को तोड़ के जोड़ के बीजेपी के समर्थन से वहां वो सरकार उन्होंने बनाई थी जी। फिर जब वो पार्टी बनी एनसीपी, कांग्रेस पार्टी को तोड़ के, सोनिया गांधी के विरोध को करते हुए वो पार्टी बनाते हैं, पार्टी से अलग होते हैं और फिर चुनाव के बाद उसी सोनिया गांधी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो जहां बढ़िया सौदा मिलता है वहां शरद पवार खड़े हो जाते हैं। अब शरद पवार ने कल मीटिंग की तो मीटिंग के बाद क्या हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? भाई, आपकी पार्टी टूट गई। आप कहते, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी तो क्या कहते हैं, ये बीजेपी वाले ने तोड़ दिया, ये पैसे खा करके, ब्लैकमेलिंग करके, एजेंसियों से डरा करके, ये गद्दार हैं, यही कह रहे थे उद्धव ठाकरे। ये मुस्कुरा रहे थे और इनका मुस्कुराना और जिस कूल काम के साथ, कि मैंने पहले भी देखा है, ऐसा पहले भी हुआ है। 2-3 दिन में आपको समझ में आएगा भाई क्या हुआ है। 6 तारीख को मीटिंग बुलाई है। अब ये जो संकेत मिला, तो इस संकेत से ये अजित पवार नहीं, ये कांग्रेस पार्टी डर गई, ये ममता बनर्जी डर गई, ये नीतीश कुमार डर गए। क्योंकि वो जानते हैं ये शरद पवार क्या कर सकते हैं। क्यों डर गए? क्योंकि उनको लग रहा है कि पार्टी तो चली गई उधर, अब ये आकर के कह देंगे देखिए पार्टी बचानी हमारी प्राथमिकता है। और जैसा पार्टी के लोगों का कहना है, हमारे तमाम लीडर्स, बड़े लीडर, छोटे लीडर, सारे लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना है तो हम तो चले मोदी के साथ। और इसीलिए सारे लोग जो है वो डरे और सहमे हुए हैं कि भाई क्या होगा। अब दिक्कत क्या है? 2-3 सिग्नल जिसको समझना जरूरी है। ये टूट इसलिए हुई, जो बताया जा रहा है कि अजित पवार नाराज है। अजित पवार पहले से भी
वो एनसीपी के उन नेताओं में से हैं जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इट इज हाई टाइम, हम लोगों के अपने कोर्स को बदलना चाहिए, हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के रास्ते खोलने चाहिए जी। और उसी के तहत उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सवेरे सवेरे शपथ ली थी, जिसका विरोध शरद पवार ने किया, बाद में बात बनी नहीं और उसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार वहां पे बना ली। अब उसके बाद 3-4 बड़ी बड़ी कहानियां आई। एक कहानी यह आई कि प्रफुल्ल पटेल जो कल अजीत पवार के बगल में बैठ करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मतलब वो अजीत पवार के ग्रुप में है, तो प्रफुल्ल पटेल को ये इतने खास व्यक्ति हैं, किसके? शरद पवार के, कि उन्होंने 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। वर्किंग प्रेसिडेंट नंबर 1 सुप्रिया सुले, वर्किंग प्रेसिडेंट नंबर 2 प्रफुल्ल पटेल, दाहिना हाथ है उनके। प्रफुल्ल पटेल के साथ वो एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं अमित शाह के साथ। कहां? गुजरात जाके। भाई क्या मीटिंग करने गए थे जिसके बारे में आपने सारी चीजों को गुप्त रखा? तो खबर आ रही कि भाई प्रपोजल लेकर के गए थे कि भाई ये उद्धव ठाकरे के साथ जो है वो सरकार चला नहीं पा रहे हैं, हमारे लोग नाराज हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए हमको जो है बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहिए। बात बनी नहीं। एक और कहानी आई, प्रधानमंत्री मोदी के साथ शरद पवार 1 घंटे बैठक करते हैं। पता चला वहां पे भी वो सौदा कर रहे थे कि हम लोग साथ मिलके सरकार बना लेते हैं और फिर हम लोग एक साथ उधर चलेगा। लेकिन शरद पवार के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो मंत्री भी नहीं बनना चाहते। उनके लिए दो पोजीशन है, आइदर वो प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राष्ट्रपति बनेंगे। प्रधानमंत्री की सीट खाली नहीं है, वहां तो मोदी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा भाई राष्ट्रपति बना दो। राष्ट्रपति बनकर के हमारा पॉलिटिकल करियर जो है वो पिनाकल में पहुंच जाएगा, खत्म हो जाएगा मसला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इससे एग्री नहीं किए। एग्री नहीं होने का रीजन बहुत ही सिंपल है, ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, ये लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। इस तरह के सौदेबाजी को वो महत्व नहीं देते। लेकिन तब तक इनको क्या पता था कि सरकार तो बननी जानी है। इनको तब तक ये मालूम नहीं था कि शिवसेना टूट जाएगी। शिवसेना टूट गई तो ये बहुत भाषण दे रहे थे उस वक्त कि उद्धव ठाकरे को पता होना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ी गलती है, इतने सारे लोग चले गए और आपको कुछ पता नहीं चला, आप सरकार में हैं, खुफिया विभाग क्या कर रहा है। लीजिए, बिजली कड़की दूसरी बार और वो शरद पवार के घर पे ही जाके गिर गई। इनको भी हवा नहीं लगा, पता नहीं चल पाया। ये तो खबर तब सामने आई जब मालूम चला कि भाई अजीत पवार कई सारे लोगों के साथ राजभवन जा रहे हैं गवर्नर से मिलने। वो कहते कि चट मंगनी पट ब्याह। वही हुआ कि जब तक ये खबर आती नहीं कि मालूम चला कि स्क्रीन पे सब लोग शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बचने का मौका तक नहीं दिया गया। अब 2 सवाल जो शरद पवार के सामने है, भतीजे से लड़ाई लड़ा जाए, लीगल बैटल, पॉलिटिकल बैटल, पार्टी 2 फाड़ में टूट जाए, फट जाए, या फिर कॉम्प्रोमाइज किया जाए। अगर लड़ने के मूड में होते, अगर वो हर्ट होते, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते कि हमारे साथ गद्दारी हो गई, पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे ही लोग हमारे साथ इस तरह से करें। वो मुस्कुरा रहे हैं कि भाई 2 दिन 3 दिन में मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक कैसे होगा? सौदेबाजी से। अब 6 तारीख को बुलाया गया है एनसीपी की मीटिंग, तो ये लोग तो कह रहे हैं कि ओरिजिनल एनसीपी हम है, एक वर्किंग प्रेसिडेंट भी इनके साथ है। संख्या बताई जा रही है कि 43 विधायक जो है वो अजित पवार के साथ है। अब वो तो डिप्टी सीएम भी बन गए,
9 लोग जो है वो बड़े बड़े ताकतवर लोग वो मंत्री भी बन गए। तो यकीन मानिए ऐसा होगा कि बाकी के जितने भी जो अभी शरद पवार के साथ हैं वो भी अजीत दादा के साथ चले आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पावर जिसके साथ होता है लोग उसके साथ ही जाते हैं। तो चिंता इस बात को लेकर के है विपक्षी पार्टियों के अंदर कि पार्टी बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, अपनी सारी चीजों को बचाने के लिए शरद पवार तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यही उनकी पहचान है, यही इनकी राजनीति करने का पूरा तरीका है। अब दिक्कत यह है कि शरद पवार ने खुद के लिए 2 दिन का समय मांगा है। इस 2 दिन के अंदर, अच्छा उन्होंने ये भी नहीं आरोप लगाया बीजेपी ने कर दिया, अब अमित शाह ने ये कर दिया, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, जैसे देखिए अब केजरीवाल वो बीच बीच में हल्ला करते, भाई ऑपरेशन किया जा रहा है, हमारी पार्टी को खरीदा जा रहा है, ये गद्दारी वो कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं ये किस तरह की डेमोक्रेसी है। शरद पवार कहने को बात नहीं, ऐसा हमने पहले भी देखा है। तो 2 चीजें हो सकती है, कहीं राजनीति है। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी नेताओं को ये भी लग सकता है कि शरद पवार का क्रिएटेड एक ड्रामा है। आपके सारे लोगों को जो है आपने बाकायदा, आप देखिए उसमें मुसलमान भी है मंत्री, उसमें दलित भी है, उसमें ओबीसी भी है, उसमें महिला भी है, उसमें मराठा का भी रिप्रेजेंटेशन है, सारा कॉम्बिनेशन बना करके आपने मंत्री परिषद में जो है शपथ दिलवाई और सब कुछ हुआ, और आप उस पर नाराजगी भी पब्लिकली नहीं दिखा रहे हैं। तो शरद पवार के लिए तो सीधा सीधा रास्ता यही है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ चले जाएं, मामला खत्म हो जाएगा, पार्टी भी बच जाएगी, साख भी बच जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, दिक्कत किसको हो जाएगी कि भाई अभी विपक्षी एकता को लेकर कितना ढोल बजाया जा रहा था, तो केजरीवाल अलग रास्ते चला गया, बीआरएस वाले केसीआर अलग रास्ते चले गए, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी को गठबंधन नहीं करना चाहती, कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव नहीं होना चाहते, उधर जयंत चौधरी की बात बीजेपी के साथ चल रही है। मतलब ये जो बवंडर क्रिएट किया जा रहा था, बैलून में जो हवा भरा जा रहा था, वो अमित शाह ने उसमें पिन मार दिया। तो ये इसका असर महाराष्ट्र में यूं होगा कि जो अमित शाह ने कहा था कि हम ऑपरेशन 45 पे काम कर रहे हैं, 48 सीटें हैं जिसमें से 45 कैसे जीते उसकी जुगाड़ में हम लगे हुए हैं। तो जुगाड़ तो साफ साफ नजर आ रहा है। तो पहली चीज ये कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो एमवीए जो सरकार चला रहे थे शरद पवार, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे, वो विपक्ष का जो स्पेस है वो और भी सिकुड़ गया। और दूसरा, नेशनल लेवल पे कि जो विपक्षी एकता की बात चल रही थी उसको बहुत बड़ा चोट लगा है। लोगों का विश्वास इस तरह के विपक्ष के ऊपर कभी नहीं आएगा जो आपस में ही लड़ते रहते, जिसके खुद का घर जो है वो आग लगा हुआ हो, वो देश को क्या मार्गदर्शन देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से अजीत पवार बागी हो गए और शरद पवार को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं अब कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पहले शिवसेना, फिर एनसीपी, और अब कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगते दिखाई दे रहा है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उबाल आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।